फोर एफएम रेडियो आरबीएल इंडिया के साहित्यिक आंगन कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल। आज मेरे साथ स्टूडियो में श्री अभय प्रताप सिंह उपस्थित हैं। श्री अभय प्रताप सिंह एक लेखक हैं। इन्होंने अब तक 2 पुस्तकें लिखी हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। श्री अभय प्रताप सिंह जी, 90.4 एफएम रेडियो आरबीएल इंडिया के साहित्यिक आंगन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी कम उम्र में लिखना प्रारंभ किया। यह उम्र खेलने कूदने की होती है और पढ़ने की होती है। आपको ऐसी कौन सी परिस्थिति आपके सामने आई कि आपको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से लेके अभी तक जो ज़िंदगी है वो पूरी बहुत स्ट्रगलपूर्ण है जी। तो जब मैं 2013 में हाई स्कूल अपना किया था तब मैं एक जनरल स्टोर का शॉप चलाया हूँ। 2015 में सिक्योरिटी की नौकरी करने लगा था। जैसे इंटर हुआ 23 मई को मेरा रिजल्ट आया था। 26 मई को मेरी ज्वाइनिंग थी। ना मूछ था, ना गाड़ी था, अंडर एज था, लेकिन किसी तरह हो गया सिक्योरिटी गार्ड में। तो 2015 में मैं पहली बार लेखनी को लिखना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग अपना दर्द ही लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिखा? कविताएं लिखा कि गद्य लिखा? मैं शुरुआत में जब लिखना शुरू किया तो छोटी छोटी लाइनें लिखना शुरू क्या किया, मैं पहले पढ़ना शुरू किया हूँ। लोगों को पढ़ा, उनके सुविचार पढ़ा, उनके लाइनों को पढ़ा हूँ। उसके बाद अपना धीरे धीरे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, 2-2 शब्द का। तो जो मेरी ज़िंदगी का पहला लाइन था वो था कि कसम है वक्त की, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि वक्त को भी वक्त निकाल कर मिलने आना पड़ेगा। तो आपने जब शुरुआत कविता से की तो गद्य की ओर क्यों मुड़ गए? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा राज है। मैं 2 साल सिविल की तैयारी करने के बाद जब मैं दिल्ली गया तो उसके पहले मैं हिंदी साहित्य में मतलब एक किताब लिख चुका था, कहानियाँ विद्यार्थी की, जिसमें मैं कईयों मिस्टेक किया हूँ। और मिस्टेक मुझे तब पता चला है जब किताब पब्लिश हो गई है, प्रकाशित हो गई है। और उसके बाद जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ा हूँ तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं लिखा क्या हूँ। और इसी बीच में एक मेरी किताब आ रही थी, मेरे कुछ अनकहे अल्फाज, जिसमें 86 कविताएँ थी। तो जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ा तो मुझे मात्रा वगैरह का जब ज्ञान हुआ तो मुझे पता चला कि मैं कविता में क्या लिखा हूँ। तो उस दिन मुझे ये समझ आया कि मैं गद्य के लिए नहीं, पद्य के लिए बना हूँ। मैं पद्य में लिख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जैसे मुझे आप 5 मिनट दोगे, मैं किसी के बारे में लिख दूँगा। तो जो मेरी किताबें भी हैं वो भी, पहली किताब 5 दिन में लिखी गई है, दूसरी किताब 9 दिन में लिखी गई है। तो आपने अब तक कहानी की किताब लिखा और उपन्यास भी लिखा? हाँ। कौन सा उपन्यास आपने लिखा? ये द माइंड एक प्रेरणादायक संघर्ष। तो आपने जो उपन्यास द माइंड एक प्रेरणादायी संघर्ष लिखा, इसका मूल कथानक क्या है? इसका मूल कथानक ये है कि अगर कोई बच्चा, जैसे मतलब पहली किताब की मैं बात करूँ कहानी विद्यार्थी की, तो मुझे गार्जियन नहीं मिले थे। तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन विषय चयनित करना है, कुछ पता ही नहीं। तो कोई अगर पहली किताब पढ़ रहा है तो उसे गार्जियन का गाइडेंस की कमी नहीं होगी। दूसरी किताब इसलिए लिखा हूँ कि आजकल के बच्चे जो है ना, छोटी छोटी चुनौतियों से, छोटी छोटी परेशानियों से अपने कदमों को पीछे हटा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि द माइंड एक प्रेरणादायक संघर्ष है जो मैं लिखा हूँ, क्योंकि उसमें मेरी खुद की जर्नी है और उसमें पेन, दर्द, तकलीफ, जलन सब कुछ है। तो यानी इसका पूरा कथानक जो है आपके ऊपर ही आधारित है और इसमें जो आपने कथानक लिया है वो आपके जीवन से ही संबंधित है? इसका एक प्रमुख पात्र कौन है? इसका एक प्रमुख पात्र जो है, मेजर जो मुख्य पात्र है, वो भोला भैया को बनाया गया है जी। और भोला भैया का रोल जो है पूरे किताब में बहुत मतलब बहुत अच्छे से दर्शाया गया है जी। भोला भैया का पात्र जी। तो इसके मुख्य पात्र जो है भोला भैया हैं जी। तो इसके अलावा कोई
और पात्र हैं? इसमें काफ़ी सारे पात्र हैं, जैसे भोला भैया हो गए, डॉक्टर साहिबा हो गई, गीतेश हो गए, छोटू हो गए, महेश हो गए, संतोष जी हो गए, एक आध दो जगह छवि का जिक्र हुआ है। तो इसमें करीब 7 से 8 पात्र हैं। लेखक लोग ऐसा कहते हैं हाँ। कि किताब तो लोग लिख लेते हैं, उपन्यास लिख लेते हैं, कहानियाँ लिख लेते हैं, लेकिन उनको छपवाने के लिए प्रकाशकों के पास दौड़ना पड़ता है। तो प्रकाशन के संबंधित तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं सामने। तो क्या आपको द माइंड एक प्रेरणादायी संघर्ष के प्रकाशन में किसी प्रकार की कठिनाई आई, और आई तो किस प्रकार की? हाँ, शुरुआत में मुझे आई थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहकर पढ़ रहा था। तो दिल्ली में जब पढ़ रहा था तो मैं वहाँ तक करीब 3 पब्लिकेशन को, 3 प्रकाशक को मैं अपनी किताब भेजा हूँ, जिसमें एक प्रकाशक तो बिना पढ़े किताब को मना कर दिया कि मैं उसे पब्लिश नहीं करूँगा। एक लोग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। एक लोग का आज तक नहीं आया है। तो एक बार एक कटिंग निकली थी मेरी किताब की, शुरुआत में जब प्रकाशित हो रही लखनऊ से। इस किताब के प्रकाशक जो वरुण मिश्रा जी, लखनऊ बुक दिवस से प्रकाशित हुई है। तो जब इसकी कटिंग एक बाई मिस्टेक एक पब्लिकेशन को चला गया, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाएं, मतलब फ़ोन करके करीब आधे घंटे मुझे बहुत मतलब डांटे वाटे। तो कहें कि ऐसी ऐसी कटिंग मेरे यहाँ से बरोज़ निकलती हैं। तो इत्तेफाक से जब मेरी किताब का विमोचन हुआ तो मेरी किताब को 40 न्यूज़पेपर ने छापा है। बहुत सुंदर। एक दो नहीं, वो तो लाइफ में एक कटिंग गई थी, करीब 40 न्यूज़पेपर छापा है। तो आपने अभी बताया कि आपने पहले कहानी लिखी, फिर उपन्यास लिखा। आपको उपन्यास और कहानी में क्या अंतर दिखाई पड़ता है, और आपको किस चीज़ को किस विधा में लिखने में ज़्यादा सुविधा महसूस होती है? अगर मैं अपनी किताब द माइंड एक प्रेरणादायक संघर्ष की बात करूँ तो उसमें टोटल 27 अध्याय हैं। तो हर एक अध्याय में एक अलग कहानी है जी। अगर उसे कोई पढ़ रहा तो उसमें उसे बोरिंग महसूस नहीं होगा। अगर पहला अध्याय वो पढ़ लिया तो दूसरे अध्याय में उत्सुकता रहेगी कि वो दूसरे में क्या हुआ है, फिर तीसरे में क्या हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि द माइंड एक प्रेरणादायक संघर्ष उपन्यास के साथ में कहानी भी है। अभय जी, आप जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। और आईएएस की तैयारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। बिल्कुल सर। तो एक तरफ आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लेखक बनने की प्रक्रिया में हैं अथवा लेखक बन चुके हैं। तो दोनों के बीच में आप तालमेल कैसे बनाते हैं? तालमेल की अगर मैं बात करूं तो मैं जब दिल्ली में था तो मुझे एंग्जाइटी हो गई थी, क्योंकि ये जो फैमिली प्रेशर होता है, जैसे घर से या रिलेटिव से, रिश्तेदार से किसी का फ़ोन आए मेरे पास, तो ये नहीं पूछते थे कि कैसे हो कैसे नहीं हो, वो सीधे पूछ रहे हैं इस बार तुम्हारा पेपर हो जाएगा, निकल जाएगा। जहाँ पे 0.1 सिलेक्शन रेशियो है जनरल कैटेगरी का, तो मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ मेरा हो जाएगा। तो एंग्जाइटी से जूझ रहा था, मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। मैं जब कुछ लिखता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। तो मैं क्या किया, द माइंड लिख डाला। तो क्या परिवार वाले क्या चाहते हैं कि आप लेखक बने कि आप आईएएस बने? मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो आईएएस बनाना चाहती है, लेकिन लेखक मेरा खुद का शौक़ है कि मैं खुद बनूँ लेखक। मैं लेखक बन के अपना नाम बनाना चाहता हूँ। तो आपने इसके पूर्व किन किन उपन्यासकारों को पढ़ा है, या आपका अपना प्रिय उपन्यासकार कौन है, इसके बारे में भी कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ा हूँ, ऑप्शनल जो मेरा वैकल्पिक विषय है यूपीएससी में हिंदी साहित्य, तो वहाँ पे बहुत सारे उपन्यास भी हैं, 4 उपन्यास करीब हैं, नाटक हैं। मैं गोदान वगैरह पढ़ चुका हूँ, और उसके बाद 1-2 उपन्यास और पढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है जैसे अभी मेरे एक दोस्त हैं, तो मैं उनसे भी जिक्र कर रहा था कि मतलब क्या हम पढ़ाई के साथ में उपन्यास वगैरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि उपन्यास वगैरह जब पढ़ो तो एक अलग प्रकार का जो है मतलब ऊर्जा मिलता है। मैं इंग्लिश नॉवेल भी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ, मेरा दोनों ही स्ट्रांग है। ये आपने भली चलाई गोदान की चर्चा की। गोदान के बारे में आजकल लोग ये कहने लगे हैं, गोदान में तो एक तो किसानों की समस्या है, आप स्वयं जानते हैं। बिल्कुल।
आजकल लोग ये कहने लगे हैं कि अब गोदान की क्या आवश्यकता है। जब किसानों की कोई समस्या रही ही नहीं वैसी, तब गोदान को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि आज किसान जो है तकनीक से लैस हो गया है। वो ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, वो और विभिन्न प्रकार के जो उन्नत यंत्र आ गए हैं, जो वैज्ञानिकता आ गई है, उनसे उनके द्वारा खेती कर रहा है। तो अब गोदान की क्या आवश्यकता है? गोदान को क्यों ना खारिज कर दिया जाए? आपका क्या विचार है? गोदान को हम खारिज 2-3 कारणों से नहीं कर सकते। पहली बात तो जो पहला कारण है, मुख्य कारण है कि अगर गोदान को हम खारिज कर रहे हैं तो हमारा जो यूथ है उसे पता नहीं चलेगा कि किसानों का दर्द आज से 100 साल पहले कैसा था, 150 साल पहले कैसा था। और यूथ को ये भी नहीं पता कि कौन सी खेती या कौन सा फसल किस टाइम पे बोया जाएगा, किस टाइम पे काटा जाएगा। और दूसरी बात, अगर जैसे खारिज करने की बात है तो दूसरा कारण ये भी इसलिए भी नहीं खारिज कर सकते क्योंकि जितनी समस्याएं पहले थी आज भी वही हैं। आज भी किसान जा रहे हैं तो कहीं सांप काट रहा तो मर रहे हैं। या आज भी कोई तकनीकी बदली है। जो निम्न वर्ग हैं उनके पास अभी भी वही हल और बैल चल रहा है। काफ़ी जगहों पर देखा हूँ। बाकी जगह जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास ट्रैक्टर्स आ गए हैं, हार्वेस्टर्स आ गए हैं, तो इसलिए खारिज नहीं कर सकते। आपके कहने का ये मतलब है कि प्रेमचंद के समय में जो किसानों की समस्या थी, कमोबेश वही समस्या आज भी किसानों के सामने बनी हुई है। किसान उस समय भी कर्ज लेता था, वो साहूकारों से कर्ज लेता था। किसान उस समय भी आत्महत्या करता था। हाँ, आज भी किसान जो है कर्ज ले रहा है, बैंकों से ले रहा है और आत्महत्या कर रहा है। यानी समस्याएं बनी हुई हैं, और जब तक किसानों की समस्याएं बनी रहेंगी तब तक गोदान बना रहेगा। मुझे लगता है जब भी न्यूज़पेपर मैं उठाता हूँ पढ़ने के लिए तो दूसरे या तीसरे दिन मुझे किसी किसान की कोई ना कोई मतलब समस्या आती रहती है, नज़र आती रहती है। तो गोदान को खारिज करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर यूथ जो है सपोज मान लो अगर आज से 100 साल बाद या 150 साल बाद फिर से हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाए, तो आजकल के यूथ को जो है जो मैकबुक, फ़ोन, लैपटॉप, ये डिवाइस जो है डिजिटल और टेक्नोलॉजी डिवाइस से जुड़े हुए हैं, इनको जब खेती या किसानी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो खाएंगे क्या? किसानों की जो वर्तमान समस्याएं हैं इस समय अपने देश में, हाँ, उसको दूर करने का कोई उपाय आपके जहन में आता है? जैसे अगर मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, तो किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने फसल को रोक सके। अगर वो फसल को रोक रहा है तो उसके फसल की कीमत बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। गोदान में ढेर कई प्रासंगिक कथाएं भी चलती हैं। हाँ, आपके उपन्यास में भी क्या ऐसी कोई कथा प्रासंगिक रूप से चलती है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप मेरी द माइंड एक संघर्ष पढ़ रहे हो आप, हाँ, तो उसमें मुझे लगता है कि करीब 7 से 8 भाषाओं का जो है वर्णन है। और उसके बाद कैरेक्टर वाइज जो उसके पात्र हैं, चरित्र हैं, उनके अनुसार उनको उसमें दर्शाया गया है। सबका एक अलग अलग रोल है। द माइंड एक प्रेरणादायी संघर्ष मैंने पढ़ा है, और मैंने देखा कि आपने उसमें बैसवारी भाषा का भी प्रयोग किया है, बल्कि उसकी शुरुआत भी ही बैसवारी भाषा से की है। हाँ। और आपने शुरू में ही शिक्षा के महत्व को बताया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके उपन्यास में जो स्थानीय भाषा, जिसको आप हम बैसवारी अवधि कह रहे हैं अथवा अपनी बोली बानी हम कह सकते हैं, तो उसका क्या महत्व है? महत्व ये भी है क्योंकि जैसे मैं अब तक खुद के ऊपर लिखा हूँ, तो उसमें जैसे मैं अमेरिकन लैंग्वेज पढ़ा हूँ, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा हूँ, तो बैसवारी लैंग्वेज उसमें आना जायज़ था, क्योंकि गांव में जो है अभी भी अवधी खड़ी बोली दोनों को मिक्स करके बोली जा रही है। तो गांव में कोई ये नहीं बोलता कि इनका लड़का पढ़ने जा रहा है, वो यही बोलते हैं अरे इनके लड़के का एडमिशन होगा, वो पढ़ने जा रहा है। तो हम जैसे गांव से हैं तो गांव की भाषा को हम नहीं भूल सकते, मतलब गांव से जुड़े रहना चाहते हैं। हाँ, मतलब गांव से, हमारी गांव की मिट्टी से जड़ है। बिल्कुल। कोई अपनी जड़ों से कटेगा तो सूख जाएगा। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो जनपदीय बोलियां हैं,
इनका विकास होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इंग्लिश से घिरे हुए हैं पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट से लेके एक जनरल कोर्ट तक आजकल इंग्लिश से घिरा हुआ है। हर एक बच्चा जो है कॉन्वेंट में जा रहा है, कोई सरकारी स्कूल में नहीं जा रहा है। सरकारी स्कूल में भी देखो इंग्लिश मीडियम चालू कर दी गई है गवर्नमेंट की वजह से, लेकिन उसमें बच्चे जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि टीचर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ कभी कभी, तो उस पर देखता हूँ कि टीचर को खुद ही नॉलेज नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। आप अपने उपन्यास को किस कोट में रखना चाहेंगे? जैसे उपन्यासों की कई कोटियाँ हैं, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक हैं, तो आप अपने उपन्यास को किस कोट में रखते हैं? मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि मैं हर जगह यही चीज़ बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि मैं अपने सारे उपन्यास के दोनों को मैं सामाजिक कोटि में ही रखना चाहूँगा, क्योंकि दोनों किताबें जो हैं विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनका दर्द बयां करता है, संघर्ष पता चलता है। अगर कोई लड़का या कोई लड़की या कोई भी इंसान उस उपन्यास को पढ़ रहा है तो उसे ये संघर्ष क्या होता है ये पता चल जाएगा। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेष रूप से आईएएस पर आपने अपना ध्यान फोकस किया है। प्रायः देखा गया है कि आईएएस की परीक्षाओं में लोग अंग्रेजी माध्यम को ही प्राथमिकता देते हैं और ज़्यादातर लोग उसी माध्यम से सिलेक्ट भी हो जाते हैं, चयनित भी हो जाते हैं। क्या आईएएस में हिंदी को माध्यम बनाया जा सकता है और क्या सफलता हासिल की जा सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो आईएएस बने हैं हिंदी माध्यम से, तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एक मिथ था, मैं भी इंग्लिश मीडियम से जो है मेरा जीएस चल रहा है और हिंदी साहित्य जो है मैं ऑप्शनल जो है वैकल्पिक विषय मैं हिंदी साहित्य से कर रहा हूँ, जबकि उसके पहले मैं पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ चुका था इंग्लिश में। उसके बावजूद मैं अपना मीडियम चेंज कर दिया हूँ। यानी हिंदी माध्यम से भी सफलता मिल सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जीएस जो है इंग्लिश में लिखूंगा। आगे आपके लिखने की क्या संभावनाएं हैं, क्या योजनाएं हैं? आगे लिखने या पढ़ने की जैसे संभावनाएं हैं तो मैं बहुत बार कहा हूँ कि जैसे लोग डिमोटिवेट किया करते हैं, मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि साथ की उम्मीद नहीं, क्या पता क्या होगा। सफल हुए तो तारीफ वरना इंतजार होगा। ये प्यार परिवार दोस्त एक तन भी ना होगा, तो कुछ लकड़ी कड़ वो आग। क्या इस उपन्यास के पीछे किसी की प्रेरणा काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस उपन्यास को जब मैं लिखा था तो मैं अपने महिला मित्र प्रभा सिंह को भेजा था, तो पढ़ी, क्योंकि वो ऐसी लड़की है ना कि किताबों को कभी पूरा पढ़ी ही नहीं है। जब पूरा पढ़ी तो मुझे लगा अच्छा इसमें कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। आपके सफल लेखन के पीछे जो है किसी महिला का हाथ है, अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जो है सपोर्ट कर रही हैं लेखन में, आपको आगे बढ़ा रही, कोई महिला आपको आगे बढ़ा रही है। आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं 90.4 FM रेडियो आरवीएल इंडिया में। यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है और आप अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ पे आज उपस्थित हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखा भी हूँ। तो लास्ट में मैं वही बोलूँगा कि जैसे लोग जो हैं बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, कोई मतलब अपने आप मतलब सामने वाला है तो उसे कोई सफल नहीं देखना चाह रहा है, तो अगर खुद से खुश रखना है ना तो ये जो 6 लाइन है जो मैं खुद गुनगुनाता हूँ अपनी खुशी के लिए, तो वही मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ। साथ की उम्मीद नहीं, क्या पता क्या होगा। सफल हुए तो तारीफ वरना इंतजार होगा। ये प्यार परिवार दोस्त एक तन भी ना होगा। कुछ लकड़ी कण वो आग बस कफन होगा। मैं स्वार्थ से भरे रिश्तों से भी छूट जाऊंगा। एक इशारा होगा मैं दफन हो जाऊंगा। ये 6 लाइन से जो है ये मूलभूत लाइन्स हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने उपन्यास का कोई डायलॉग हमारे श्रोताओं को सुनाएं। डायलॉग जैसे मेरा जो उपन्यास है, मेरे उपन्यास का अगर आप 2-3 पेज अगर करो मतलब पलटोगे तो उसमें एक जगह लिखा है कि अजीब सा समय आ गया है मेरे दोस्त,
पहचान भी बहुत है, पहचानता भी कोई नहीं है। और इस लाइन्स को, इस पंक्ति को यूनिवर्सल तुच्छ मान लिया गया है। इसके लिए मुझे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। ये मेरी फेमस लाइन भी हो गई है। मैं फिर से कहता हूँ कि वास्तव में ये यकीनन अजीब सा समय आ गया है मेरे दोस्त, पहचान ही बहुत है, पहचानता भी कोई नहीं। श्री अभय प्रताप सिंह जी, आप हमारे 90.4 FM रेडियो RBL इंडिया के स्टूडियो में आए और हम सबसे बातचीत किया। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।